बेशक उसका जन्म एक छोटे शहर में हुआ था, पर उसकी आंखों ने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे। जम्मू कश्मीर का उधमपुर शहर। कहां पता था इस शहर को कि एक दिन वो अपने इस वीर सपूत के शौर्य और वीरता पर इतराएगा, गर्व महसूस करेगा। पापा पापा पापा, चलो ना हम भी छत पे तिरंगा फहराएंगे। अरे बेटा, हम कोई नेता वेता तो है नहीं जो झंडा फहराएंगे, और ना ही हमारा घर कोई सरकारी दफ्तर है। क्या पापा, आज इतना बड़ा दिन है देश के लिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चलो ना पापा। जब छोटू इतनी जिद कर रहा है तो इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अच्छा चलो। तुषार मेरा छोटा बेटा था जो बचपन से काफ़ी तीव्र बुद्धि का था। पढ़ने में काफ़ी उसकी रुचि थी, खेल कूद में भी काफ़ी अपना इंटरेस्ट रखता था। क्रिकेट एक उसकी बड़ी एक पेट गेम थी और दूसरा गेमों में भी उसका उतनी ही रुचि रहती थी। और मैं हैरान होता था कि वो टीवी पे लॉन टेनिस भी देखता था। मैंने कहा यार मुझे ज़िंदगी में लॉन टेनिस की समझ नहीं आई है, तू कहाँ से? नहीं आती है मुझे। तो इसका मतलब वो हर गेम्स के अंदर वो रहता था। बचपन से काफ़ी डिसिप्लिन था वो। घर के अंदर कोई सामान इधर उधर बिखरा हो तो वो कहता था क्यों बिखरा हुआ आपने? हो सकता है हमें बोलना शुरू हो जाए कि ये सामान आपने वहाँ से उठाकर यहाँ क्यों फेंक दिया। तो ये डिसिप्लिन की जो है वो उसके अंदर अनुशासन की जो एक इनहेरेंट उसके अंदर एक क्वालिटी थी। और मैं उसको अक्सर कहता तू फौज में जाएगा यार, तू फौजी बनेगा जिस तरह की तेरी क्वालिटी है। माँ माँ क्या है छोटू? माँ मैं लंबा कब होऊंगा? अभी तो तू बहुत छोटा है। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ेगी तेरा कद भी बढ़ता जाएगा। अगर नहीं बढ़ा तो मैं आर्मी में कैसे जाऊंगा? तो तू ऐसा कर, लटकने की एक्सरसाइज किया कर। हाँ, हमारे फिजिकल टीचर भी कहते हैं कि लटकने से लंबाई बढ़ती है। तो मैं लटकूं? अरे छोटू गिर जाएगा, छोटू गिर जाएगा। एक तो तू सुनता भी नहीं ना मेरी बात। माँ मैं ठीक कर रहा हूँ ना? बहुत अच्छा। तुषार बचपन से ही बड़ा शांत और सौम्य स्वभाव वाला था, धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, झगड़ालू नहीं था, कर्तव्य निष्ठा उसमें बहुत थी। उसी के अपने शब्द हैं कि रूम इंट्रूजन में 110% कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन जब उसको आदेश दिया गया वो पीछे नहीं हटा। उसमें इतनी कर्तव्य निष्ठा थी कि उसने अपना कार्य पूरा किया। उसे किसी चीज़ से भी इतनी मोह माया नहीं थी। हम सबको यही शिक्षा देता था कि सब कुछ मोह माया है, क्या करना है। पैसे से तो उसका इतना बिल्कुल भी लगाव नहीं था। उसको तो अपनी सैलरी का भी पता नहीं होता था कि मेरी सैलरी कितनी है।
जब मैं उसे कहती थी कि इनकम टैक्स भरना है तो सैलरी तो बताओ, तो यही कहता था मुझे तो पता नहीं है, और अपना वो नंबर दे जाता, डाउनलोड करके देख लेना और ख़ुद कर लेना। हमेशा मतलब वो चेक जो था पहले ही साइन करके रखता। आज भी मेरे पास उसके साइन किए हुए चेक सुरक्षित पड़े हुए हैं। गीता के ऊपर काफ़ी पकड़ थी। मैं आपको सच बोलता हूँ कि अब जरूर पढ़ता हूँ मैं गीता को, लेकिन तब तक मैंने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पढ़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो मुझे ही ज्ञान देता था, पापा ये मोह माया है, इस मोह माया में क्यों पढ़ना है, ठीक है जैसे चल रही है ज़िंदगी ठीक है। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2001 तक मैं उधमपुर में लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में कार्यरत था। एज ए अध्यापक मैं वहाँ पर कार्यरत था। ये लगभग दूसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक मेरे पास उसी संस्थान में पढ़ा। हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब भी कहीं पर स्कूल में कोई भी किसी किस्म की कोई वार्षिक उत्सव होता था या गणतंत्र दिवस का समारोह होता था या स्वतंत्रता दिवस का समारोह होता था, तो ये बाकी अपने मित्रगणों के साथ हमेशा आगे ही प्रयासरत रहता था। मुझे एक उल्लेख याद आता है कि 1999 जब करगिल की वार हुई, तो करगिल की वार के दौरान मैंने विद्यार्थियों से स्कूल में एक स्किट कराया जो कि 1962 की इंडिया चाइना के जो वार हुई थी उस पर आधारित था, जिसमें पिक्चर हकीकत का एक जो गाना था वो दर्शित किया गया था। जब इस स्किट के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो काफ़ी विद्यार्थी ने जो वो मेरे सामने आए, तो तुषार भी अपने अन्य मित्रों के साथ, जैसे उसका एक मित्र श्वेत केतु सिंह है, उनके साथ आके अपनी सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उसमें चयन ना हो सका। वर्षा, राजवंश, आदित्य, आप सब एनुअल डे परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट हो गए हो। कल से ऑडिटोरियम में रिहर्सल के लिए आ जाना। पर सर, आपने मुझे इस परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इस परफॉर्मेंस के लिए फिट नहीं हो। तुषार बहुत डिप्रेस हो गया कि मैं इसमें क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। और जब हम लोग क्लासरूम के बाहर गए तो मैंने तुषार के शोल्डर पे हाथ रख के बोला कि तुषार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मे बी तू सिलेक्ट हो जाए। तो तुषार महाजन ने उस टाइम एक वर्ड कहा था कि भाई रियल लाइफ में तो तू प्ले कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ये जो कैरेक्टर है ये मैं प्ले करूँगा। क्या बात है तुषार, जब से तुम्हें एनुअल फंक्शन में सिलेक्ट नहीं किया तब से तुम काफ़ी उदास हो। क्लास में भी किसी से बात नहीं की। टीचर ने मुझे क्यों कहा कि मैं परफॉर्मेंस के लिए फिट नहीं हूँ? तुझे तो पता ही है ना कि मैं उस परफॉर्मेंस में भगत सिंह बनना चाहता था। हाँ, वो मैं जानता हूँ, मगर क्या कर सकती है, जैसी सर की मर्जी। देखना, एक दिन मैं भी आर्मी में जाऊंगा। तू और आर्मी में? क्यों, मैं नहीं जा सकता आर्मी में? देखना, एक दिन मैं रियल लाइफ में यही करूंगा और अपने देश के लिए कुछ भी करूँ।
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनकी स्टोरीज जरूर पढ़ता था। और भगत सिंह ही उसका आइकॉन भी रहा है। इवन कि उसकी जो फेसबुक डीपी है उसके अंदर भी भगत सिंह को ही उसने हमेशा रखा। इतना पढ़ने में रुचि थी कि एक दफ़ा फेयर लगा, बुक फेयर लगा, जब 2004 की बात है दिल्ली में। तो मुझे कहना पापा चलना है वहाँ पे, हम बुक्स खरीदेंगे। मैं चल गई, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा लगाव था, वो मुझसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था उसका। और फिर मैं ले भी गया, उसने बुक सिलेक्शन की, हमने बुक्स लाई, काफ़ी बुक्स लाई। और ये नहीं कि बुक्स हमने स्टैक कर ली, वो पढ़ी उसने। तुषार, तुषार, तू भी हेड बॉय बनना चाहता है? फिर तो अपना कोई चांस ही नहीं। क्यों, तू भी? हाँ, बनना तो चाहता हूँ, पर अब नहीं, बिकॉज यू आर मच डिजर्विंग। तो नेक्स्ट डे जब सुबह वो जो फाइनल लिस्ट जब अनाउंस हुई तो तुषार का वहाँ पे नाम नहीं था। तो मैंने तुषार से पूछा, यार तुम्हारा नाम क्यों नहीं है यहाँ पे? तो तुषार ने मुझसे कहा कि श्वेत तू जब कंटेस्ट कर रहा है तो मैं कैसे कंटेस्ट में कर सकता हूँ। तो एक लीडरशिप क्वालिटी तुषार में थी, वो सबको साथ लेके आगे चलता था और दोस्ती के लिए वो बहुत कुछ कर सकता था। तुषार, यार तूने अपना नाम क्यों वापस ले लिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हेड बॉय तू बने, सिंपल। लेकिन देख, हेड बॉय मैं बनूं या तू, बात तो एक ही है ना। और ये तो बस स्कूल के हेड बॉय की एक लिस्ट है। मेरा नाम तो एक दिन इससे भी बड़ी लिस्ट में होगा, देख लेना। एनडीए का एग्ज़ाम के लिए तो उसने ना तो घर में वो पढ़ा ना कोई तैयारी की। सिर्फ उसने मुझसे एक बार कहा कि मम्मा मुझे 50 रुपये दे दो। मैंने कहा क्या करना है तूने 50 रुपये? नहीं, मैंने एक फॉर्म फिल करना है। और उसने मुझे बताया नहीं मैं कौन सा फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ना उसने कोई घर बैठ के तैयारी की। अब पता नहीं मुझे कब उसने जाके पेपर दिया। और लेकिन जब रिजल्ट निकला तब हम बाहर गए हुए थे, पूना गए हुए थे, वापिस ही आ रहे थे घर में। तो हमें फ़ोन करके उसने कहा कि आपको एक न्यूज़ देनी है, खुशखबरी देनी है। मुझे मालूम नहीं, अचानक मैं एक दिन आ रहा था अपनी मिसेस के साथ दिल्ली से, तो उस रास्ते में मुझे फ़ोन आया, पापा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं कभी किस बात की? तो कहने लगा नहीं, मैं एनडीए क्वालिफाई कर लिया। यूपीएससी के एग्ज़ाम में बड़ा हैरान हुआ कि तूने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया कब और क्वालिफाई कब किया और फॉर्म कब भरा, हमें पता ही नहीं। मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि क्या इसने दिए थे, मुझे भी पता नहीं। हो सकता जम्मू गया हो अपनी बुआ के पास, तो उसी बहाने तो दे आया हो एग्ज़ाम। लेकिन बेटा, तुमने ये बात हमसे छिपाई क्यों? माँ पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था।
हाँ, लेकिन आर्मी ही क्यों? तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे पापा शुरू से चाहते थे कि तुम सिविल सर्विसेज में जाओ। माँ पापा, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। बचपन से यही तो सपना है मेरा। बेटा, मैं तुम्हारे सपने की कदर करता हूं। तुमने जो भी फैसला लिया है, आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम विद यू। थैंक यू पापा। पर इसका बड़ा भाई पहले से ही फॉरेन में है, ये भी चला गया तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? हमारा बेटा बड़ा हो गया, इसे अब अपनी राह खुद चुनने दो। माते, यार आपका बेटा पैदा ही देश सेवा के लिए हुआ है। पापा, हम रोज देखते सुनते रहते हैं कि कश्मीर के क्या हालात हैं। हर रोज कितने लोग मर रहे हैं। मुझे मत रोक मां। या मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यही करूंगा। यू आर अ बोल्ड लेडी। जो तू बनना चाहता था वो तू बन ही गया। मानना पड़ेगा तुझे यार। बचपन से यही तो बनना चाहता था मैं। हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना चाहता, पर अभी और भी बहुत कुछ करना है भाई। और ये जरूरी नहीं कि फौजी बनकर ही आप देश की सेवा कर सकते हो। तू भी कर सकता है। हर वो इंसान कर सकता है जिसके दिल में यह सवाल ना हो कि देश ने हमारे लिए क्या किया। पर आज का सिनारियो अलग है मेरे भाई। हर कोई खुदगर्ज बनता जा रहा है, पर एक फौजी कभी खुदगर्ज नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात कह दी तूने यार। यही तो हकीकत है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जिनकी देशभक्ति सिर्फ तारीखों पर जागती है। हम अपनी आजादी को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। देख यार,
मैं तो अब एक वकील बन चुका हूं, लेकिन तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं... अरे बस कर भाई। अरे तेरे जैसे लोगों की भी देश को बहुत जरूरत है। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में बहुत मेहनत लगती है। अबे ठहर, बताता हूं तुझे। रुक तो सही, रुकना जरा। उसने आज तक कभी भी प्रिटेंड नहीं होने दिया कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। हमें सिर्फ इतना पता था कि 9 पैरा में है, उधमपुर में ड्यूटी है, बीच बीच में मिलता था, नॉर्मल बिल्कुल कैजुअल बॉय की तरह। वो तो हमें बाद में लगा पता कि ये क्या था, ये जब इसके यूनिट के लोग सुनाते हैं, जब बाकी लोग सुनाते हैं जिनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। एक बार वो भी शहादत के बाद फेसबुक पे फ़ोटोज़ चढ़ी हुई थी, तो किसी ने मतलब जो लोग इसके कांटेक्ट में आए थे वो बाद में किससे लगे हैं पता हमें, और दिल से सलूट आता है इसको। और मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टोरी सबको पता लगे, एग्जाम्पल सेट हो सबके लिए। तुषार को पर्यावरण से काफ़ी लगाव था। वो हमेशा पेड़ लगाने के बारे में बात करता था। एक मैं इंसिडेंट रिलेट करता हूँ कि 2016 की बात है कि हम मकान की रिनोवेशन कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों तुषार का कुछ शादी का भी हमारा विचार था। तो हमें सहन से 2-3 पेड़ को उखाड़ना पड़ा। उनमें से एक एरोगेरिया था, तो इस तरह से और फ्लावर्स प्लांट थे, उनको उखाड़ना पड़ा। लेकिन जब तुषार घर आया तो वो इतना गुस्से से लाल पीला हो गया कि बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया। मुझसे नाराज हो गया कि आपने क्यों पेड़ कटाए, नहीं बनाना था आगे इसको। मम्मी, पापा, पापा। आई कांट बिलीव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कर दिया हमने? इतना खूबसूरत पेड़ काट दिया मां आपने। बेटा, वो पेड़ इसलिए काटना पड़ा क्योंकि दीवार के गिरने का खतरा था। आप दोनों मुझे एक चीज प्रॉमिस करो, उस एक पेड़ की जगह आप 5 और पेड़ लगाओगे। ठीक है भाई। पापा प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। देन इट्स ओके। बाइक तो वो चलाता था, इसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छी ड्राइविंग करता था। और एक दफ़ा आया तो कहने लगा, मैंने दिल्ली वो चंडीगढ़ में गया था, उसके फूफा जो है वहाँ स्टेट बैंक में थे, एजीएम, तो वो चंडीगढ़ में थे। छुट्टी में आया था तो गया था, तो वो शायद इसी एम के लिए गया था कि मैं वहाँ बाइक देखूँगा। तो लेकिन वहाँ सेकंड हैंड मिल रही थी, उसमें शोरूम नहीं था उसका हार्ले डेविडसन का जो बाइक को परचेज़ करना था, मुझे कोई पता नहीं। तो गया था वो किसी के वो शोरूम में भी ओरिजिनल बाइक ने, उन्हें कहा कि अभी इसको आने में 6 महीने लगेंगे। तो उसके ऊपर समझाया, तो लेनी है तो पुरानी क्यों लेनी है, लेनी है तो हम ओरिजिनल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप इनके साथ वो टाइप करके रखना, जब आएंगी तो मुझे बता देना। तो मुझे क्या लगा, तो अब मैंने पापा बाइक देखा, मैं ले भाई, तुम्हें जरूरत है तो, कि यूनिट की बाइक लेता था। तो नहीं, मैंने वो लेनी है, पता नहीं कितनी 32 लाख की आती है, 28 लाख की आती है। मैं इतनी बड़ी तूने बाइक लेनी, उसे गाड़ी ले सीधा। छोटू। जी पापा। बेटे, तुम्हारी मां कह रही थी तुम मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो? यस पापा। वो भी हार्ले डेविडसन? जी। पर क्यों? तुम्हारे पास तो पहले से मोटरसाइकिल है, और फिर इतनी महंगी मोटरसाइकिल। इससे तो अच्छा है तुम कोई कार खरीद लो। पापा कार में वो बात नहीं है, और मुझे हार्ले डेविडसन ही लेनी है। हार्ले डेविडसन से मैं लेह लद्दाख जाना चाहता हूँ, बर्फ की चोटियों पर घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रेवल ऑल इंडिया ऑन बाइक। जब भी
आता था यूनिट से तो उसने आके बैठना, गोदी में सिर रखना, मम्मा मेरे सिर में इतना तेल, मैंने ऐसे ऐसे हाथ से करते रहना तो उसने कहा नहीं तेल लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वो मुझे बातों बातों में ही ऐसा कहता, मेरी मम्मा बड़ी हिम्मत वाली है, मेरी मम्मा बड़ी बोल्ड है, बहादुर नहीं कहता, बोल्ड, मेरी मम्मा बोल्ड है, पापा तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, मम्मा बोल्ड है। तो मैं भी हंस के उसको कहती है एक फौजी की माँ हूँ, मैं बोल्ड तो मुझे बनना ही पड़ेगा। मैंने उसको कभी ये शो नहीं किया, ना बोला कि मैं डरती हूँ या मुझे भी डर लगता है या कुछ, मैं भी उसकी बात में ही आती थी, मैंने ठीक है हाँ मैं बोल्ड हूँ। माँ, हाँ जी। एक बात बोलूं? हाँ जी बोलो। आप बहुत स्ट्रांग हो, पर पापा कमजोर दिल के हैं। हाँ, पर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है आज? माँ मान लो, मतलब ऐसे ही, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो आप पापा को संभाल लेंगे? Of course, निकाल। वाह, क्या बात है भाई, आज माँ और बेटे में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। देखिए ना कैसी फालतू की। अरे पापा, बस ऐसे ही, आप दोनों शादी की तैयारी शुरू कर दो। हाँ हाँ भाई, शादी की तैयारी भी करेंगे। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना। शादी है? क्यों, मेरी शादी नहीं करवाएंगी आप? गलत बात। और साड़ी आप वही पहनेंगी जो मैं इस बार लेकर आया हूं, और फिर दोनों माँ बेटा खूब डांस करेंगे। जब भी वो घर से जाता तो पहले उसने एक मोटरसाइकिल पे राउंड काट के आना, तो फिर उसने मेरे पेट को झंझकोरना और कहना कि मोटे हो रहे हो खा खा के, अब करेल लानी पड़ेगी आपके लिए उठाने के लिए भी। लेकिन अंतिम समय में मुझे अफसोस है कि वो ऐसे मिलके नहीं गया, वो चुपचाप मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उसने, मैं उसको मना कर रही थी कि आज रुक जा घर में, आज सैटरडे है, कल चले जाना, कल संडे सुबह सुबह निकल जाना। कहने लगा नहीं मैंने आज ही जाना है, मानना ही नहीं उसने, और उसके बाद वो घर आया ही नहीं। मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि वो चला गया है।
मुझे तो ऐसा हमेशा महसूस होता है कि वो मेरे साथ ही है, मेरे आगे पीछे ही चल रहा है। मैं फिजिकली बेशक नहीं है मेरे साथ, लेकिन वो मेरे स्पिरिचुअल मेंटली मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, कहीं आगे पीछे नहीं किया हुआ है, इसी घर में है। मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे वो ही दिखाई देता है। मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि वो चला गया हुआ है। इनकाउंटर जिस दिन हुआ करीबन 6 और 7 के बीच में हमें पता चला। बाहर लोग इकट्ठे थे, मैं बाहर नहीं निकला। मैं नहीं गया था उस दिन बाहर। मैं उल्टा घर वालों को कहा चाय बना, कुछ स्नैक्स भी ले आना। फिर मैं चाय पीने लगा, मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आया। मैं चाय कैसी बनाई है तुमने, टेस्ट ही नहीं आ रहा कुछ भी। इतनी देर में एक नाउन आदमी हमारे घर आया जो कि अक्सर आता नहीं है। मेरा अच्छा नाउन है लेकिन वो घर में नहीं आते कभी। मैंने बिठाया उनको, क्या हाल है? उन्होंने पूछा क्या हाल है, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है ना। इतनी देर में दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। तो मैं उस वक्त भी नहीं नोटिस कर पाया कि क्यों ये मेरे नाउन आदमी जो है आज पर्टिकुलरली आ रहे हैं। हो सकता है मैटर ऑफ कॉन्सिडेंस हो। लेकिन जब यूनिट से फ़ोन आया, हमारे जो एसएम थे यहाँ के सुखवीर सिंह, उन्होंने कहा कि साहब को थोड़ी चोट लगी है। तो मेरा माथा ठनका कि ये लोग इसीलिए आए हैं, यही सुन के आए हैं। 30 जनवरी को ही बस 30 जनवरी को ही घर आया था 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद नहीं आया। To be father of the martyr is very difficult. देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे तेरी ही बगिया में फिर से खिलूंगा, तेरी हवाओं में महका करूंगा। तेरी ही बगिया में फिर से खिलूंगा, तेरी हवाओं में महका करूंगा। देश मेरे देश मेरे देश मेरे। ये बात बड़ी गर्व की है कि उसने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो एक दुख भी है कि हमने अपने जवान बेटा खोया। तुझसे मिला जो मुझे कम तो नहीं था, मैं ही लौटा ना पाया बस इतना गम था। तुझसे मिला जो मुझे कम तो नहीं था, मैं ही लौटा ना पाया बस इतना गम था। अगले जन्म
अगले जन्म फिर से तुझ पे मिटूंगा, जान न्योछावर फिर से करूंगा, तेरी ही बगिया में फिर से खिलूंगा, तेरी हवाओं में महका करूंगा। देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे